किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। किसान भाइयों, बेहद खूबसूरत सी शाम है। आसमान में छोटे छोटे मेघखंड हैं। सूर्यास्त लगभग हो चला है। गौरैया चहचहा रही हैं, गायें रमा रही हैं और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खबरों के साथ। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है और गांधी जयंती की सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं पूजा। गव्य विकास निदेशालय राज्य सरकार द्वारा किसानों के बीच 2 दुधारू गाय देने की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2 दुधारू गाय 50% अनुदान और 50% बैंक ऋण पर 2 चरणों में 6 माह के अंतराल पर दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दूध उत्पादन का व्यवसाय यानी रोजगार का मूल उपाय। गव्य विकास निदेशालय झारखंड द्वारा संचालित दुधारू मवेशी वितरण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को 2 दुधारू गाय प्रदान की जाएगी। 2 गायों के लिए योजना की कुल लागत राशि 95,050 रुपए है, जिसमें 50% यानी 47,525 रुपए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा और शेष 50% के लिए बैंकों से ऋण मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 6 माह के अंतराल पर 2 चरणों में 2 गाय प्रदान की जाएगी। झारखंड के किसान अब कस्टमाइज खाद का भी प्रयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। भारत सरकार झारखंड के सभी जिलों के किसानों के लिए कस्टमाइज खाद तैयार करेगी। इससे पहले यहां से अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और अधिकारी किसानों को जागरूक करेंगे। कस्टमाइज खाद वो खाद होता है जो भूमि की प्रकृति के हिसाब से तैयार किया जाता है। इसमें ये जानकारी होती है कि किस जमीन के लिए कौन सी खाद जरूरी है, इसकी कितनी मात्रा का उपयोग खेतों में होना चाहिए। झारखंड और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बैठक करेगी। केंद्र को सभी जिलों के रिपोर्ट की जानकारी दे दी गई है। उसी आधार पर भारत सरकार झारखंड के सभी जिलों के किसानों के लिए कस्टमाइज खाद तैयार करेगी। अभी राज्य के किसान अलग अलग खादों का उपयोग करते हैं। कस्टमाइज खाद के व्यवहार से उपज में बढ़ोतरी तो होगी ही, खादों का इस्तेमाल भी न्यूनतम हो जाएगा। फूलगोभी या बंदा गोभी फसल में शुरुआती दिनों में ही आर्द्रपतन यानी डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी लगने का खतरा होता है। इससे बचने के लिए ड्राई ग्राम कैप्टन या ब्लाइट टॉक्स प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और छिड़काव करें। फूलगोभी और बंदा गोभी में आर्द्रपतन यानी डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी लग जाने से रोगी बीज काफी मुलायम, भूरा या काले रंग का हो जाता है तथा दबाने पर आसानी से फट जाता है। यदि बीज से अंकुर निकल भी रहे हों तो वे जमीन के अंदर निकलने से पहले ही सड़ जाते हैं। भूमि के सतह के पास पौधे के तने पर भूरे रंग के पानी वाले नरम धब्बे बनते हैं। रोगी भाग काफी कमजोर पड़कर सिकुड़ जाता है, जिससे पौधे उसी स्थान से टूटकर या मुड़कर नीचे गिर जाते हैं। फूलगोभी बंदा गोभी फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए 2.5 ग्राम कैप्टान या ब्लाइटाक्स प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसलों पर छिड़काव करें। इसके अलावा बुआई के 1 सप्ताह पहले पुआल और दूसरे घास फूस नर्सरी में डालकर जला देने से भी आर्द्रपतन का प्रकोप कम हो जाता है। फूलों के फसल में गुलाब लगाने का सबसे उत्तम महीना अक्टूबर ही है। किसान गुलाब के फसल से बेहतर उपज पाने के लिए गुलाब के उन्नत प्रभेद हैप्पीनेस, ग्लेडिएटर, अर्जुन, रक्तगंधा, रक्तिमा, पुसा अजय, पुसा अरुण, पुसा शताब्दी, पुसा मुस्कान और मदर टेरेसा लगाएं। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 100 से 125 हजार कटे फूल प्रति हेक्टेयर है। गुलाब फूल अपनी रंगत, खुशबू और खूबसूरती, इन तीनों वजहों से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फूल है। 12 महीने बाजार में गुलाब की अच्छी मांग रहती है। गुलाब की खेती से होने वाली अच्छी आमदनी इसके प्रति किसानों के रुझान को बढ़ा दिया है। अब तो अपने राज्य के किसान भी गुलाब की खेती कर रहे हैं, फिर भी अन्य राज्यों से पीछे हैं, जबकि यहाँ का मौसम और मिट्टी गुलाब की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में पौधों की रुपाई शुरू कर देनी चाहिए। चलिए आज उस किसान से मिलते हैं जिन्होंने उन्नत खेती करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। इससे कोई दो राह नहीं कि इनका पहला मकसद
अपने खेतों से ज्यादा पैदावार हासिल करना है, लेकिन इस कोशिश में कहीं मिट्टी की उत्पादकता क्षय ना हो जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ये अपने खेतों में शानदार उपज पा रहे हैं, ये भी खुश हैं और इनका परिवार भी खुशहाल है। लेकिन हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रही है। किसी समय कठिन परिश्रम के बावजूद अभी के उपज से आधा उत्पादन करना भी मुहाल था। वजह नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीक और आधुनिक खेती की जानकारियों का अभाव था। उन्नत खेती के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी थी। इन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश जारी रखा। वक्त ने करवट ली और धीरे धीरे ये अपने प्रयास में सफल हुए। हम लोग इस बार सदाबहार किसान क्लब से जुड़कर काम कर रहे हैं। किसान से संबंधित हम लोग बहुत सारा प्रशिक्षण लेकर सदाबहार विकास क्लब से जुड़ के हम लोग अभी सामूहिक रूप से गन्ना का खेती कर रहे हैं, प्लस हम लोग अभी टमाटर लगाए हुए हैं, हम लोग बैगन भी लगाए हुए थे। बहुत सारा हम लोग किसान क्लब से जुड़ के हम लोग को बहुत सारा फायदा महसूस हो रहा है। अगर एक कृषि उपकरण कई कृषि कार्य निपटाने में सक्षम हो तो ये किसानों के लिए वरदान है। डच हो ऐसा ही कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई का काम करता है। इसकी कार्य क्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। एक फसल के उत्पादन में एक किसान को क्रमबद्ध तरीके से कई काम करने होते हैं और सभी कामों को एक निश्चित अवधि में खत्म करना जरूरी होता है। इस दृष्टिकोण से डच हो नामक कृषि उपकरण किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये कई कृषि कार्यों को निपटाने में सक्षम है। डच हो खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने का काम करता है। इसकी कार्य क्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। बीते दिनों राजधानी रांची के विधानसभा मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मत्स्य कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस महोत्सव में राज्य के विभिन्न जिलों के लगभग 10,000 मछली पालक किसानों ने भाग लिया। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों में प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। मौके पर लाभुक किसानों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा और कृषि मंत्री श्री सत्यानंद झा बाटुल सहित संबद्ध विभागों के कई वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बड़े बड़े जलाशय में आप पिंजरे के अंदर एक ये जाल का पिंजरा बना हुआ है और इस जाल के पिंजरे में आप जिस तरह की मछली चाहें उसको उत्पादन कर सकते हैं, उसको खिला सकते हैं। उसका साइज 9 महीना में आपको मार्केटिंग साइज हो जाता है, अच्छा साइज हो जाता है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32.7 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,925 रुपए से 2,125 रुपए, चावल मध्यम 2,225 रुपए से 2,325 रुपए, चावल उत्तम 2,425 रुपए से 2,650 रुपए, गेहूं 1,360 रुपए से 1,475 रुपए, चना 4,900 रुपए से 5,100 रुपए, दाल अरहर 6,500 रुपए से 7,200 रुपए, दाल मसूर 4,350 रुपए से 4,550 रुपए, दाल चना 5,800 रुपए से 6,200 रुपए, सरसों तेल 10,150 रुपए से 10,250 रुपए, चीनी 3,230 रुपए से 3,630 रुपए, आलू 1,250 रुपए से 1,350 रुपए और प्याज 970 रुपए से लेकर 1,070 रुपया प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो
तो किसान भाइयों, आपने कृषि समाचार में बहुत सारी जानकारियां हासिल की, क्यों मास्टर जी? बिल्कुल। और आगे आगे क्या है? बिल्कुल किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ढेर सारी जानकारियां देंगे, लेकिन पहले ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मास्टर जी, ऐसा हम सभी देखते हैं कि जो सूकर पालन का व्यवसाय है उसने बहुत बृहद रूप ले लिया है। बिल्कुल, झारखंड में सूकर पालन जो है वो कोई नई बात नहीं है जी। बिल्कुल। और लंबे समय से झारखंड में जनजातीय क्षेत्रों में सूकर पालन किया जाता है। हाँ, लेकिन चूंकि ये व्यवसाय का रूप ले चुका है अल्पना जी, इसलिए कई महीने में किसानों को खान पान का प्रबंधन करना पड़ता है, आवास का प्रबंधन करना पड़ता है, ताकि सूकर स्वस्थ रहे और ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल सके। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सूकर पालन कर रहे हैं तो किस तरह से सूकरों के खान पान का प्रबंधन करें। हाँ, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि सूकरों की आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सूकर पालन की जब बात आती है तो उसमें उसके प्रबंधन में सबसे उपयुक्त, सबसे उपयोगी बात जो है इसकी आहार की व्यवस्था, क्योंकि इसमें जो मुख्य खर्च होता है सूकर पालन में, उसमें सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो उसके आहार पे खर्च होता है। तो उसके आहार में का जो प्रबंधन होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह से उसका आहार का प्रबंधन करें कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो आहार का प्रबंधन जो है उसको करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह का आहार सूकरों के लिए उपयोगी होता है। तो आहार जो है उसमें जो हम लोग आहार बनाते हैं सूकरे के लिए, उसमें जो है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है सूकर के जो पेट की बनावट होती है वो आदमी की जो पेट की बनावट होती है उससे काफ़ी मिलती जुलती होती है। तो इसलिए जो उसके आहार में खाने पीने की जो व्यवस्था करते हैं उसमें जो है कि जैसे मकई, चोकर, खल्ली, मछली चूर्ण, मिनरल मिक्सचर और नमक का मिश्रण बनाकर उसके खाने के लिए उपयोग करते हैं।
तो इसमें आहार की अगर वैज्ञानिक तरीके से आहार की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए, अलग अलग उम्र के सूकरों के लिए अलग अलग आहार की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि अलग जो सूकर हैं उसमें जो है उसका रिक्वायरमेंट, जो डिमांड है वो अलग होता है प्रोटीन का। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा प्रोटीनियस डाइट चाहिए, जो बड़े जानवर हैं उसमें कम प्रोटीनियस डाइट चाहिए। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि जो है छोटे छौने के लिए अलग आहार बनाएं, जो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, खल्ली और मछली चूर्ण उसमें ज़्यादा हो, और जो बड़े जानवर हैं उसमें जो है कि उसमें मछली और जो खल्ली होता है उसकी मात्रा को कम करते हैं। तो इससे आहार भी सस्ता होता है और उसका जितना जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह से दो तरह से जो है कि उसको कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्रीप राशन बनाते हैं, जो बच्चे 8 सप्ताह से कम के बच्चे हैं उसको क्रीप राशन बनाते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 22% लगभग होती है। उसके बाद स्टार्टर राशन बनाते हैं, जब बच्चे 8 सप्ताह से अलग होते हैं तो स्टार्टर राशन बनाते हैं। उसके बाद ग्रोवर राशन बनाते हैं, जो कि लगभग 15 से 45 किलो तक के वजन के जो बच्चे होते हैं उसको ग्रोवर राशन देते हैं। और उसके ऊपर जो होता है उसको फिनिशर राशन देते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा जो होता है 14-15% जो होती है। और इसको जो हम राशन कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो है खर्च भी जो होता है कम होता है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा इसमें कम होती है। तो इस तरह से हम लोग जो है संतुलित आहार जो बनाते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन जो है कि इस तरह के आहार यदि हम बनाते हैं तो इसमें खर्च भी अधिक होता है, क्योंकि अभी मकई, चोकर, खल्ली ये सब का दाम बाजार में काफ़ी अधिक है। हालांकि ये भी बात सही है कि सूकरों का भी जो है बाजार वैल्यू जो है, बाजार मूल्य जो है बढ़ा है, बच्चे का बिक्री मूल्य या मांस का बिक्री मूल्य बढ़ा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई जो भी सूकर पालन से जुड़े हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी के लिए उनको आहार प्रबंधन करना है। और ये ज़रूरी जानना है कि किस तरह से जो है उनका जो है आहार का प्रबंधन करें कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन हमारे किसान भाई ये नहीं जानते हैं कि खर्च जो है कम करने से जो है, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं आहार का खर्च जो है वो कम कर देते हैं। तो कम करने से वो क्या करते हैं कि जो भी बेकार पदार्थ है वो सिर्फ खिलाते हैं, लेकिन कम खर्च को कम कर देते हैं, लेकिन उनको संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है कि संतुलित आहार नहीं मिलने से जितना ग्रोथ होना चाहिए, जितना उसका प्रजनन क्षमता होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। या बहुत सारे जो किसान भाई हैं जो कि सूकर पालन से जुड़े हैं वो बिल्कुल ही खर्च नहीं करना चाहते हैं। सूकर पालन में जो है वो चाहते हैं कि एक भी पैसा नहीं खर्च करें, लेकिन सूकर ही ऐसा पशु है जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। सिर्फ चरा करके या कुछ भी जो बचा खुचा पदार्थ है उसको दे करके भी रखें तब भी आपको कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं, अगर 2 रुपया लगा करके अगर 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि कुछ भी नहीं लगा कर 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। वो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करें, उसको वैज्ञानिक तरीके से उसका जो है आहार व्यवस्था करें, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकेगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि अगर आप आहार व्यवस्था दुरुस्त करेंगे तभी आपको सूकरों से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, उससे अधिक से अधिक आमदनी ली जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी जो आहार व्यवस्था है उसको कम खर्चीला कैसे किया जाए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने अभी बताया कि कम खर्चीला का ये मतलब नहीं है कि आप जो है कि आहार में पैसे में कमी कर दें और उसको संतुलित आहार नहीं मिले। कहने का मतलब ये है कि खर्च को कम करें और वैज्ञानिक तरीके से आहार व्यवस्था करें, ताकि जितना उसको पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है वो मिलना चाहिए, लेकिन कम खर्च में। तो इसके लिए जो है जैसे मकई खिलाते हैं तो मकई की जगह आप जो भी खर्च, जैसे ज्वार, मड़ुआ, जो भी उपलब्ध है लोकली जो अवेलेबल है, जो आपके आसपास में जो भी चीज़ है, तो आसपास में जो मिलने वाली चीज़ होती है वो सस्ती होगी, तो उसको आप उससे बदल करके, जैसे कि आप ये खल्ली देते हैं, बादाम की खल्ली हम लोग खिलाने के लिए उपयोग करते हैं सूकरों में, तो कहीं करंज की खल्ली मिल रही तो उसको भी दे सकते हैं, कहीं सरसों की खल्ली मिल रही सस्ते दर पर तो उसको भी कुछ हद तक उसको रिप्लेस कर सकते हैं, 50%, 25% उसको दे सकते हैं। तो जैसे कि बहुत जगह वो टैमरिंड सीड, इमली का जो बीज का जो होता है उसका सीड जो होता है वो काफ़ी बहुत जगह मिलता है, सस्ते दर पे मिलता है, तो उसको हम लोग 25-30% या 50% जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं उसे खाने से। तो इस तरह से जो है कि आहार के खर्च को हमको जो भी बेकार खाद्य पदार्थ है उससे हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, या एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट, जैसे कि बरसात के दिन में घास बहुत ज़्यादा मिलता है, या फिर जो
बढ़िया क्वालिटी का घास है, जैसे बरसीम, लूसर्न, ये सब जो घास है जो सीजन में उपलब्ध होता है, उसको हम लोग दे करके लगभग 25 से 30% तक दाना का बचत कर सकते हैं। बरसीम के जैसे ठंडे के मौसम में बरसीम काफ़ी अधिक होता है, तो उसको हम लोग दे करके दाना को बचत कर सकते हैं। बरसात के दिन में घास मिल रहा है, या फिर सब्जी मंडी में बेकार जो सब्जी फेंक देते हैं लोग, उसको आप कलेक्ट करके उसको खाने में खिलाकर 20 से 25% जो है आप खाने के खर्च को कम कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि जो शहर के आसपास जो किसान रहते हैं वो होटल वेस्ट का यूज़ करते हैं, तो होटल वेस्ट सबसे बढ़िया भी है, लेकिन होटल वेस्ट भी जो आप खिलाते हैं वो ताज़ी होनी चाहिए। 2-3 दिन का होने से वो भी जो है कि उसके स्वास्थ्य पर हानि करता है। तो होटल वेस्ट जो भी शहर से जुड़े हैं जो भी किसान भाई, वो होटल वेस्ट अगर मिलता है तो उसका उपयोग वो डायरेक्ट खिलाने के लिए हमारे सूकरों में कर सकते हैं, क्योंकि होटल वेस्ट में सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। तो ये होटल वेस्ट उसको खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, होटल वेस्ट जो भी बेकार खाद्य पदार्थ है। उसके अलावा जो गाँव में हैं तो उसमें जो है कि हड़िया जो बनता है, उसका जो बेकार खाद्य पदार्थ चावल का जो बेकार जो फेंका जाता है, जो कि गाय और बकरियों के खाने लायक नहीं होते हैं, उसको सूकरों को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और जो भी जंगली फल जो होते हैं, जो भी जंगल के आसपास जो किसान जो होते हैं, वो जंगली फल वगैरह जैसे महुआ वगैरह जो भी मिलता है, उसको चुन करके उसको उपयोग करके उसको खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर चराने की सुविधा है, बहुत सारे गाँव में जहाँ पे चराने की ज़मीन उपलब्ध है, जंगल में चराने के लिए ज़मीन उपलब्ध है, तो वहाँ आप सूकर को चरा करके भी 20 से 25% तक दाने के खर्च को कम कर सकते हैं। सुबह के साथ ही शुरू होता है जीवन का कारोबार। पशुधन है मानव के लिए जीवन का आधार। संपूर्ण पौष्टिकता का गुण लिए दूध सदियों से मानव आहार का हिस्सा रहा है। सरकार पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए पशुधन की गणना करा रही है। पशु गणना कर्मचारी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आपके घर आएंगे। अपने पशुधन की सही जानकारी देते हुए गणना कर्मचारी से सहयोग करें। पशु गणना का प्रयास, पशुपालकों का विकास। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। अल्पना जी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, जो भी सफल होना चाहते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे जवान हो, कोई भी, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी, और इस कड़ी में हम हमेशा आपको मिलवाते हैं एक सफल किसान से। बिल्कुल, तो किसान भाइयों, सफल किसान से मिलाने का उद्देश्य यह है कि आप उनकी सफलता के राज को जानें, उनके गुरों को सीखें और प्रेरणा पाकर आप अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें और कृषि के जगत में आप आगे बढ़ सकें। क्यों? और इस कड़ी में हम मिलवाने जा रहे हैं अपने सफल किसान शंकर साहू जी से। शंकर साहू जी, सबसे पहले कृषक जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गौ पालन की उपयोगिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाई को? किसान भाई को हम यही कहना चाहेंगे कि गाय पालन से मतलब फ़ायदा होता है, गोबर का जो खेती करने में सुविधा होती है और जो कि दूध से रोज़ आमदनी बढ़ता है, किसान को मतलब डेली पैसा आता है। उसमें है कि हरा चारा खिलाने से दूध होता है और किसान को ज़मीन है जो कि खेती बाड़ी करेगा तो गोबर भी होगा, तो गोबर से किसान को फायदा है कि खेती करने में, और खेती से जो घास पुआल होता है उसको गाय को खिलाने में भी सुविधा होता है। इसलिए खेती करना चाहिए और दूध का पीने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, इसलिए दूध से फ़ायदा है और गोबर से भी फ़ायदा है, दोनों काम होता है। इसलिए किसान भाई को हम कहना चाहूँगा कि डेयरी रखे और खेती भी करे, इससे दोनों लाभ होगा। गौ पालन की प्रेरणा आपको कैसे मिली? गौ पालन का हमको मिला, जैसे मान लीजिए हम लोग खेती करते हैं ना, तो ज़रूरी है गोबर बड़ी महंगा मिलता है, इसीलिए हम लोग सोचे कि अपने नहीं क्यों नहीं हम लोग रख लें गाय, जो कि हम लोग का खाद होगा।
इसीलिए हम लोग अपने विचार से गौ पालन करते हैं, खेती गोबर का मेन मकसद लेके। तो इसीलिए खेती करते हैं, इसलिए गोबर का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग गाय पालन करते हैं। और जो दूध होता है उसको बेचते हैं तो डेली पैसा भी बनता है। इसीलिए हम लोग गौ पालन का मतलब पर्पस रखे हैं। किसान भाई का यही कहेंगे कि सब किसान जो इनका हरा चारा होता है तो 2-4 जिसका जो हिसाब से रखने का सुविधा है उस हिसाब से 2-4 5-10 जो अपना जैसा हिसाब से रखे। इस कार्य में परिवार के कौन कौन से व्यक्ति आपका साथ देता है? हम लोग जैसे अपने घरेलू काम जैसे करते हैं, हम लोग बच्चा लोग तो सब पढ़ने जाता है, लेकिन हम लोग अपने में जो करते हैं कुछ जैसे अपना कमियां उमियां से भी कराते हैं तो दे लेके आधा से बेसी बच जाता है। मतलब 15,000 20,000 कभी पहले ज़्यादा बचता है, बाद में कुछ थोड़ा दिन के बाद कम बचने लगता है। क्या गौपालन से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। तो मास्टर जी, आज के इस अंक में बहुत सारी जानकारियां हो गई। बिल्कुल। अब कुछ मौसम का मिजाज भी जान लेते हैं। बिल्कुल। हाँ किसान भाइयों, तो आइए देखते हैं IMD पुणे द्वारा प्राप्त मौसम की जानकारी हमें क्या बताती है। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 32.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आकाश साफ रहेगा, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। रबी सूर्यमुखी की खेती के लिए बुआई से पहले सिंचाई करके जमीन की तैयारी करें, जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी हो सके। सूर्यमुखी की बुआई कतार में करनी चाहिए। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, खेतों से खलिहानों से तमाम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ सीधे सीधे जुड़े पत्रों के माध्यम से, ताकि हम जान सके कि आपके सुझाव, जानकारी या राय क्या है। जी बिल्कुल। तो उठाइए अपना कलम और कागज और लिख भेजिए हमें पत्र। तो हमारा पता नोट करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, वक्त थोड़ा रहा या ज्यादा रहा, फिर हम मिलेंगे, ये वादा रहा। इस वादे के साथ मुझे यानी गौतम नायक और अल्पना दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।